कल तक जो कहते थे कि जो करेगा जात के बात उसको मारूंगा कस के लात, हमारे लिए केवल एक जाति है गरीब, और जाति की बात करने वाले हिंदू समाज को तोड़ने के लोग हैं, जातिवादी लोग हैं। और अचानक पहलगाम हमले के बीच में 22 अप्रैल 2025 को हमला, 30 अप्रैल को घोषणा की जाती जनगणना होगी। ऐसा लग रहा है कि या तो कोई मजबूरी या बड़ी साजिश है। एक बात, इस साजिश से पर्दाफाश करना जरूरी था। अगर ये कराते हैं तो कैसे कराएंगे, और अगर कराते भी हैं कि नहीं कराते हैं तो इसकी साजिश क्या होगी, आंकड़े आएंगे तो साजिश क्या होगी, आंकड़ों का सदुपयोग क्या हो सकता है। तो साजिशों और संभावनाओं का पूरा दस्तावेज है मेरी किताब। दूसरा कि अब तक ये लोग कहते थे कि अंग्रेजों ने जातियां गिन दी इसलिए जातिवाद हो गया, तो जाति जनगणना से जातिवाद बढ़ेगा। ये किताब इनको झूठ साबित करती है कि अंग्रेजों के पहले भी जातियां देश में गिनी गई, और गिनने से जातिवाद बढ़ाने का कोई रिश्ता नहीं है। पिछड़ों की जातियां गिनी नहीं जाती और पिछड़ों पे दमन एक दिन भी रुक नहीं रहा है। चोटी उखाड़ी जा रही है बिना जाति जनगणना के। तो जाति जनगणना कराओ ताकि अगली बार सब चोटी रखें या चोटियों का सम्मान बराबर हो। तो उन हजारों साल के इतिहास का ये किताब एक दस्तावेज भी देती है, ताकि अब तक जो आरएसएस और बीजेपी और उसके लोग जो झूठ बोलते हैं उससे हम अपने लोगों को जागरूक करें, उसके इतिहास को बताएं। क्योंकि इतिहास में ये दर्ज है कि जिसे गिना नहीं गया उसी के साथ सबसे ज़्यादा हक मारी हुई है। तो जाति बीमारी है, जनगणना उसकी जांच है, और उसके जनगणना से प्राप्त आंकड़ों से जब नीति बनेगी तब बीमारी का इलाज होगा। जब अब भारत हिंदू राष्ट्र बन ही रहा है तो फिर क्यों आप जाति गिनने की बात कर रहे हैं? हिंदू राष्ट्र में दलित पिछड़े कहाँ होंगे? हिंदू होंगे ना सब देश में। तो हिंदू होंगे तो चोटी क्यों उखाड़ी मध्य प्रदेश में? मोहन भागवत ने क्यों नहीं बोला कि एक ब्राह्मण ने एक यादव की चोटी उखाड़ते समय क्यों कहा कि आज चोटी रखिए वो कल जो है कथा कहने लगोगे? इटावा में यादवों के कथा कहने पर चोटी काटी गई और क्या क्या हुआ छोड़ देते हैं। इस देश में मोहन भागवत को भी पता है, नरेंद्र मोदी को भी पता है, योगी को भी पता है कि भयानक जातिवाद होता है। योगी आदित्यनाथ से कोई पूछे ना, पूरे यूपी में उनके स्वजातीय लोग डीएम एसपी ये वो बने हैं, अपराधी हैं तो बुलडोजर नहीं चलेगा। तो ये है हिंदू राष्ट्र। उस हिंदू राष्ट्र में पीडीए कहाँ है? उस हिंदू राष्ट्र में पिछड़ा क्या करेगा? 5 किलो अनाज पर गुजारा करेगा? हम ये जानना चाह रहे हैं कि आपके हिंदू राष्ट्र में जो 5 किलो अनाज जिसको मिलेगा वो लोग कौन सी जाति के हैं, और 100 अरबपतियों की अगर सूची आएगी तो वो कौन सी जाति के होंगे? ये एक सवाल पूरे देश के सामने आना चाहिए। कहीं ये बड़ी साजिश तो नहीं कि धर्म की आड़ में जाति का भेदभाव छिपा लिया जाए। तो जो ऐतिहासिक हजारों साल से जो जातियों के नाम पर शोषण सह रहे थे, आगे हजारों साल तक सहते रहेंगे। ये कहना है कि आप लोग जाति जनगणना करवाने के बाद हिंदुओं को कमजोर करना चाहते हो। अब खैर बड़ी साजिश है आप लोगों की। अब तो उस साजिश के शिकार नरेंद्र मोदी भी हो गए। उन्होंने ही घोषणा कर दी कि हम कराएंगे। अगर ये गलत घोषणा थी, गलत मांग थी, तो कैबिनेट ने क्यों माना कि हम जाति जनगणना कराएंगे? पर डेट नहीं बताई ना अभी तक। साजिश, मांग मान ली, इसका मतलब मांग सही है। अब आगे उस मांग को डाइल्यूट कर दें, उस मांग के ऐसे आंकड़े निकालें कि उस आंकड़ों की खेल कर दें, आंकड़ों का हेर फेर करके उसको डिस्ट्रैक्ट कर दें, मांग को ख़त्म कर दें। कहीं ऐसी साजिश तो नहीं? हमारे संदेह है। इसलिए हम इस पूरी किताब को एक आंदोलन की तरफ पूरे देश में ले जाना चाहते हैं कि जो जाति जनगणना के समर्थक हैं उन्हें इतिहास पता हो, वर्तमान पता हो, तथ्य पता हो, साजिश पता हो, इसलिए वो इस किताब को पढ़ें। जो जाति जनगणना के विरोधी हैं वो भी इसलिए इस किताब को पढ़ें कि हो सकता है पढ़ने के बाद उन्हें लगे कि ये मांग तो जायज़ है, ये मांग तो सही है। इसका विरोध करने वाले असल में जातिवादी लोग हैं। अब लोग कह रहे हैं कि अब जाति जनगणना की मांग करें, आरक्षण मिल तो रहा है इन लोगों को, और कहाँ? क्या चाहिए? अब जाति गिन के क्या करेंगे? आरक्षण 2 जगह पे है, सरकारी शिक्षा में, सरकारी नौकरी में। सारा अडानी के पास चला गया तो आरक्षण बचा कितना? नंबर 1 बात। नंबर 2 बात ये कि आरक्षण बीमारी का इलाज नहीं है। मंडल कमीशन की एक रिपोर्ट कहती है कि आरक्षण दर्द की दवा है। तो दर्द हो रहा है तो जल्दी से आरक्षण दे दिया कि कुछ राहत मिल जाए, लेकिन पॉलिसी नहीं बनेगी तो आरक्षण लेकर के तो थोड़े से समुदाय का ही हित हो सकता है, और उसी में आपस में लड़ा दो कि तुम ये ज़्यादा ले लिया, ये कम ले लिया, तो जनगणना हो जाएगी तो पता चलेगा कौन ज़्यादा कौन कम लिया। नंबर 1 जवाब। नंबर 2 बात ये कि जब जनगणना होगी तो पता चलेगा कि आरक्षण का दायरा जितना छोटा सा है उसके बाहर की जहाँ दुनिया है वहाँ क्यों डाइवर्सिटी नहीं आई, वहाँ क्यों दलित पिछड़े आज नहीं है, आदिवासी नहीं है, पसमानदा नहीं है। वो लोग अगर इस देश को चलाने में नहीं है, वो लोग इस देश की संपत्ति में नहीं है, ज़मीन के मालिकाना हक में नहीं है, तो फिर वो देश उनका सब बराबर का कैसे होगा? इसलिए इस देश को सबका देश बनाने की जो महापरियोजना है उसका नाम है जाति जनगणना, जो अभी आगे तक चलेगी। इसलिए मैं ये किताब लिख करके लोगों को आगाह कर रहा हूँ कि पहले अतीत जानो,
फिर तुम वर्तमान जानो और भविष्य के लिए एक नई एकता बनाने के लिए, एक वैचारिक एकता बनाने के लिए आंदोलन शुरू करो। लोग साहब आपकी किताबें विद्रोह पैदा तो ना करते देश में, लोग पढ़ के कभी क्रांति में उतर किताबें विद्रोह नहीं पैदा करती हैं। आप अगर जाति जैसे जनगणना की बात नहीं, करते कोई हैं, भी किताब हो, हिस्सेदारी की भी बात किताबें पढ़ करके ये बताती हैं कि ये सही है या गलत है। जैसे मनुस्मृति पढ़ करके आपको लगेगा कि ये मानव विरोधी किताब है, संविधान पढ़ के लगेगा कि ये मानववादी की किताब है। तो किताब दोनों है, आपको सीखना उससे क्या है। किताबें विचार ले आती हैं। आप गोलवलकर, हेडगवार, सावरकर को पढ़ेंगे तो एक पर्सपेक्टिव मिलेगा, आप अंबेडकर, फूले, लोहिया को पढ़ेंगे तो दूसरा पर्सपेक्टिव मिलेगा। और हम तो किताब पढ़ने वाले लोग, हम लोग जो गांव-गांव तलवार बांट रहे हैं उसमें यकीन नहीं करते। हम ये कह रहे हैं कि सब किताबें पढ़ो। जो विचार मानवता के पक्ष में है, जो विचार समानता और न्याय के पक्ष में है, जो विचार संवैधानिक मूल्यों, समाजवादी मूल्यों के पक्ष में है, उस किताब का प्रसार करो। तो वही तो समाज सबको बनाना है। लक्ष्मण जी, मोहन भागवत कह तो रहे हैं कि हम विकसित राष्ट्र और विश्व गुरु बनाने की बात करें, तो उस विश्व गुरु में तो पूरा भारत आएगा ना, सारी जो जनसंख्या सभी आएंगे। हाँ, मोहन भागवत जी को बताना चाहिए कि उनके आरएसएस का प्रमुख दलित कब बनेगा, अति पिछड़ा कब बनेगा। 3 लोगों का उन्होंने राष्ट्र प्रेरणा स्थल बनाया, उसमें एक भी दलित पिछड़ा नहीं। जितने ये जाति के नाम पर दमन होता है उस पर मोहन भागवत जी क्यों नहीं बोलते, मेरी चिंता है। जितना अन्याय, जैसे डीजे बजाने पर रोक दिया, तो वो एक ऐलान करें कि आरएसएस का हर आदमी जाएगा, कश्यप अगर जला के मारा गया तो उसके सामने बैठ जाएगा। मेरठ में एक दलित लड़की को अगर माँ का हत्या करके लड़की गायब, तो वहाँ पहले हिंदूवादी संगठन खड़े होंगे। जितने हिंदू राष्ट्र बनाने वाले हैं वो पहले उस दलित के साथ खड़े होंगे जिसके साथ अन्याय हो रहा है, वो उस पिछड़े के साथ खड़े होंगे जिसके साथ अन्याय हो रहा है। वहाँ क्यों नहीं? हिंदूवादी संगठन वहाँ खड़े नहीं होते हैं। वो मुट्ठी भर लोग हैं, उनकी थ्योरी में ये नहीं आता। वो सामाजिक समरसता मानते हैं कि जातियां बनी रहें, वर्ण व्यवस्था बनी रहे, जिस वर्ण का जो काम शास्त्रों में लिखा है वो वही करे। ये है उनका हिंदू राष्ट्र। ये कहना चाहते हैं उनका हाथी के दांत दिखाने कुछ और खाने कुछ और। किसका दांत है वो जनता तय करेगी। मैं उसका तार्किक प्रतिपक्ष रख रहा हूँ। तार्किक सवाल ये है कि वर्ण व्यवस्था कहती है कि काम का विभाजन, सम्मान का विभाजन, संसाधन का विभाजन। संविधान कहता है कोई विभाजन सही नहीं, समानता और न्याय होनी चाहिए। अब दोनों में तय कर ले मोहन भागवत जी कहाँ खड़े हैं। मैं अगर 100 अरबपति देश में है, 100 में से एक भी दलित नहीं है और दलितों की आबादी 15-16% है, तो ये चिंता गैर दलितों को ज़्यादा होनी चाहिए कि मेरे देश का 15 आदमी जो है वो अरबपति नहीं है, प्रोफेसर नहीं है, कुलपति नहीं है, डीएमएसपी नहीं है, डॉक्टर इंजीनियर नहीं है। कहाँ है वो? इस देश का 9% आदिवासी है और आदिवासी एक भी यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर है, एक आध कहीं अपवाद होगा, ट्राइब यूनिवर्सिटी होगी अगर, बाकी कोई आदिवासी नहीं है। आदिवासी अरबपति में नहीं है, आदिवासी मीडिया में नहीं है, आदिवासी डीएमएसपी नहीं है जितना होना चाहिए। फिर वो क्या कर रहा है? पिछड़ा कहाँ है? तो सबका देश बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे, तो लोगों ने दूसरे का कब्जा किया हुआ है, तो उनको लगता है कि अरे ये तो हमारा पीढ़ी दर पीढ़ी जो चला आ रहा था, इसको बांटना पड़ेगा। तो वो जो अपना अतिरिक्त कब्जा है उसको छोड़ना नहीं चाहते, प्रिविलेज को नहीं छोड़ना चाहते, इसलिए तुरंत तंबू। इस किताब में, किताब अगर आप पढ़ेंगे तो इस किताब की भूमिका में एक तंबू का जिक्र है। और तंबू ये कहता है कि पहले एक तंबू लोगों ने बनाया कि उसमें ईश्वर वास करेगा। आज ऐसे ही 2 तंबू इस देश में काम कर रहे हैं, एक का नाम है राष्ट्र, एक का नाम है धर्म। तो जैसे ही आप अपना हक अधिकार मांगते हो तो वो तंबू खतरे में हो जाता है, राष्ट्र, धर्म। और जो उस राष्ट्र को बनाने वाला है, जो उस धर्म के भीतर आता है, उस तंबू में अंदर है, जब वो कह रहा है कि मुझे सोने का बिस्तर नहीं, खाना नहीं और मेरा सम्मान नहीं, तो कह रहा है तो तंबू के खिलाफ बोल रहा है। ये पूरी कहानी है और जाति जनगणना इसको खारिज करती है। अखिलेश यादव जी एक मंदिर बनवा रहे हैं, बड़ा विवादों में है। नहीं, कोई विवाद नहीं है। जो लोग कहते थे कि मंदिर बनाना हमारा काम है, वही वर्ण व्यवस्था टूट रही है। तो अब यादव भी मंदिर बनवा रहे तो बुरा क्या है? बीजेपी कह रही है ये सब चाल है, राजनीतिक चाल है। हाँ, पहले ठीक है, तो बीजेपी का ये बात बीजेपी कह रही है। अजीत डोभाल कह रहे हैं कि भारत के युवाओं को बदला लेना होगा। बदला लेना होगा, हाँ। अपने बेटे को पहले बुलाए। अजीत डोभाल का बेटा कहाँ है? बदला लेने कब आएगा? बस इतने में जवाब हो गया। अजीत डोभाल का बेटा कहाँ है? पहले एक टीम बनाई जाए, उस टीम में जिस भी तरह का भाषण चाहे अजीत डोभाल दें, चाहे अमित शाह दें, चाहे मोदी दें कि हिंदू राष्ट्र बनाना है या धर्म बचाना है या कुछ भी करना है, तो जो पहली टीम बने उसमें जय शाह हो, उसमें अजीत डोभाल का बेटा हो, उसमें हाँ सब नाम जोड़ लो, सारे उन सब के बच्चे पहले उसमें शामिल हो।
और इस देश के दलितों पिछड़ों के बच्चों को हम कहेंगे कि तुम स्कूल बचाओ, पहले तुम अपनी शिक्षा बचाओ, तुम अपनी कलम बचाओ, उनको वो बचाने दो। बस मेरा संदेश इतना ही है। तो अजीत डोभाल जो भी बोल रहे हैं, पहले अपने बेटा को उस काम में लगाएं। इसका मतलब कि अगर उनका बेटा तो विदेश में रहेगा, अच्छी पढ़ाई करेगा, करोड़ों के पैकेज में रहेगा, तो इसका मतलब वो आपके बेटा बेटी का भविष्य बर्बाद करने के लिए बोल रहे हैं। कैसा बयान दे रहे हैं राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, देखिए सब क्या अजीब है। राष्ट्र ही ऐसा है तो उसका सलाहकार कैसा होगा? अगर राष्ट्र में इस बात का डर आपको नहीं लग रहा है कि आपके राष्ट्र में विद्रोह जैसी परिस्थितियां पैदा नहीं हो रही हैं, आप 5 किलो अनाज देकर कब तक गरीब बनाए रखोगे? आप जब देखो कोई रोजगार की बात करे तो तुम कह देते हो कि ट्रिपल तलाक। आपसे कोई मांगे कि आप महंगाई इतनी बढ़ गई है, कुछ तो पेट को रोटी नहीं मिल रही है, तो आप कह रहे हो कि मस्जिद वहाँ बनाएंगे, मस्जिद गिरा करके ये करो वो करो। नहीं सर, धर्म के नाम पे जो राजनीति होती है कि एक तरफ मणिकर्णिका में देखें उस तरीके जिस तरीके से चल रही है कि वहाँ पे मूर्तियाँ खंडित की जा रही हैं, ये सारी चीज़ें की जा रही हैं, तो क्या लगता है भाजपा को ये सब किस तरीके की राजनीति? भाजपा को ये बात पता है कि अगर इस देश के लोग शिक्षित और जागरूक हो गए तो वो सवाल करेंगे, इसलिए विश्वविद्यालयों को पहले ही बर्बाद कर दिया। आपको पता है कि इस देश में अब पहले यूजीसी होती थी, यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ग्रांट देती थी सरकार कि गरीब आदमी का भी बच्चा पढ़ ले, गरीब आदमी का भी बच्चा स्कूल जाए, प्राइमरी स्कूल में जाए, सर्व शिक्षा अभियान चला था। अब उत्तर प्रदेश में 27,000 स्कूल बंद करके 27,000 ठेका खोला गया, कंपोजिट ठेका, नशा में रहो। 5 किलो अनाज लो, शौचालय बनवा दिया है, तो अनाज का इस्तेमाल करो, फिर शौचालय का इस्तेमाल करो, और उसके बाद तुम्हारे लिए 2-3 कथावाचक आसपास कहीं होंगे, 10 लाख 20 लाख 50 लाख का उनका अपना होगा, वो कथा सुनाने आएंगे, कथा सुनो, और उसके बाद एक मिशन में लग जाओ जो बीजेपी और आरएसएस चला रही है। ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि शिक्षा के मोर्चे पर फेल हो गए, रोजगार के मोर्चे पर फेल हो गए, बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है, और आप इस देश की सबसे बड़ी आबादी को शिक्षा से, रोजगार से, बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित कर रहे हैं, और दुनिया में नारा लगा रहे हैं विश्वगुरु बनने का। नेपाल से आपका रिश्ता ठीक नहीं हो पा रहा है, बांग्लादेश में आप एक लाइन बोल नहीं पाए कि हिंदू मारे जा रहे हैं, प्रधानमंत्री बोले। विदेश नीति में आप बुरी तरह उलझ चुके हैं, भारत में आपने जो वादा किया वो पूरा हुआ नहीं, तो अब उनके पास बचा ही कुछ नहीं है कि धर्म की ऐसे तंबू को खड़ा कर दिया जाए कि लोगों को कह दिया जाए तंबू खतरे में है, तो सारे लोग तंबू बचाने चल रहे हैं। नहीं, भ्रष्टाचार का जो मुद्दा आता है उसके लेकर के चुनाव के पहले मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करने की बात चलने लग जाती है। बंगाल में देख लीजिए, झारखंड में आदिवासी जिस तरीके से मुख्यमंत्री, ये तो देश को जनता को देखना होगा ना। अजीत पवार आज भी, अब तो अजीत पवार ने देखा, एक दिन भाषण दिया था कि 70,000 करोड़ का घोटाला मेरे ऊपर कहा गया था प्रधानमंत्री मोदी द्वारा, और मैं उन्हीं की सरकार में डिप्टी सीएम हूँ। अब इससे तो क्या भ्रष्टाचार की बात आप करेंगे? ईडी 95 to 98% केस ईडी का केवल अपोजिशन के लीडर पर है, तो फिर भ्रष्टाचार कहाँ है? वो वॉशिंग मशीन का मुहावरा आजकल चलता है कि अगर तुम हमारे साथ हो जाओ तो हर तरफ से तुम पाक साफ हो, और हो सकता है नॉन बायोलॉजिकल भी हो जाओ, क्योंकि फिर तुम असली देशभक्त होगे, असली धर्म भक्त होगे, उनके साथ होगे। देश चुपचाप ये सब देख रहा है, देश को ये नहीं दिख रहा है कि चुनाव आयोग क्या कर रहा है, ईडी क्या कर रही है, देश को बिल्कुल नहीं दिख रहा है कि विश्वविद्यालय कैसे बर्बाद किए जा रहे हैं, कोई गोबर लीप रहा है, फंड काट दिए जा रहे हैं। देश बिल्कुल नहीं देख पा रहा है कि कथा भागवत सुनाने वाले आरक्षण का विरोध करते हैं। बताइए, जो धर्म की बात कहने के लिए कथा सुनाने गया है वो संविधान विरोधी बोलता है। उनका प्रधानमंत्री का भाई, जिसको कहते हैं कि मेरे नहीं, छोटा वाला नहीं, बड़ा वाला, जो ज्ञानपीठ पुरस्कार पाया, उसने जिसने कहा था कि ब्राह्मणों में भी 4 ब्राह्मण नीच होते हैं, वो वाला, वो साफ तौर पर कहता है कि संविधान को मैं नहीं मानता, मनुस्मृति मानता हूँ। वो प्रधानमंत्री उनके साथ बैठते हैं। छोटा वाला तो हिंदू राष्ट्र बनाने निकला है। क्या ये देश दुनिया में, मैं तो 14 साल प्रोफेसर रहा, प्रोफेसर की डायरी लिखी है, इसी समय जापान अपने बच्चों को क्या सिखा रहा होगा, वो AI की ट्रेनिंग दे रहा होगा, चीन क्या कर रहा होगा, डीप सीक सिखा रहा होगा, दुनिया के बाकी देश क्या क्या सिखा रहे होंगे, और आप क्या सिखा रहे हैं? गोबर, गौमूत्र। जबलपुर में एक यूनिवर्सिटी है, उसको 8 करोड़ रुपया उसने मांगा था कि गोबर और गौमूत्र से कैंसर ठीक करने का वो करेंगे। 3.5 करोड़ अलॉट हुआ, वो केवल गोबर खरीदने, गौमूत्र खरीदने और उनकी हवाई यात्रा पे खर्च हो गया। भारत की मेन स्ट्रीम मीडिया तो अलग ही भारत को दिखा, मीडिया पहले उन्होंने कब्जा कर रखा है ना। मीडिया जैसे आप लोग हैं, तो आपको जो जिसका दाना उसका गाना, अगर आप किसी से दाना नहीं लेते तो आप जनता की बात दिखाएंगे। आपका चैनल दिखाता है, ये सारे यूट्यूब चैनल इतने शानदार, हम तो 10 साल से आप सब लोगों को देख रहे हैं, हम सब एक दूसरे के साथ खड़े रहे। आप ना होते तो हम जैसे लोगों की आवाज़, सोशल मीडिया ही तो बनी। इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ
कि वे मीडिया चैनल बिल्कुल इस देश के लोगों को नहीं देखना चाहिए जिनके 24 घंटे की डिबेट में 24 बार भी उनके बच्चों का भविष्य की चिंता नहीं है। वो शिक्षा पर डिबेट ही नहीं करते, वो किसानों पर डिबेट नहीं करते, वो मजदूरों पर डिबेट नहीं करते, तो फिर वो जनता की मीडिया नहीं है, वो दरबारी मीडिया। अगली किताब कौन सी होगी? अभी इस बार प्रोफेसर की डायरी लिखी यूनिवर्सिटी लेवल पे, फिर हम लोग लिखने पढ़ने वाले लोग हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि हम प्रोफेसर की डायरी लिखी तो ये चिंता दिखाई कि इस देश को अगर वाकई खतरे में कुछ है तो कलम किताब खतरे में, शिक्षा खतरे में। तो हजारों लाखों लोगों ने पढ़ी, मेरी जिम्मेदारी निभाई गई। अभी तो कम बर्बाद हो रहा है यूनिवर्सिटी। मोदी जी ने भी पढ़ी होगी, पता नहीं, मतलब ऐसा हो कि वो पढ़ें, लेकिन अब मैं उनके बारे में नहीं कहूँगा क्योंकि मैं बायोलॉजिकल हूँ। मैं केवल उन लोगों की बात करता हूँ जो विवेकवान हैं। मैं उनसे कहता हूँ कि पढ़िए, हर विचार को पढ़िए। हम पुस्तक मेले में खड़े हैं, इस तरह के मेले देश के हर जिले में लगाओ, किताबों को जनता तक ले चलो, जनता पढ़े, विचार करे। जैसे मैंने एक बार कहा था कि मनुस्मृति भी पढ़ाओ, लेकिन बगल में गुलामगिरी और एनिमेशन काश भी पढ़ाओ, हिंदू बनाम हिंदू भी पढ़ाओ, भारत का संविधान भी पढ़ाओ, जनता को तय करने दो। तो पहली किताब इसी बात के लिए लिखी थी कि कलम किताब पर यकीन बचा रहे। दूसरी किताब एक सोशियो पॉलिटिकल और कल्चरल सवाल को खड़ा करती है, जाति जनगणना को। हम लिखने पढ़ने वाले लोग हैं और बाहर रहे, जेल के बाहर रहे, सुरक्षित रहे, तो अगली किताब फिर 2 साल में ये किताब आई है, तो 2 साल बाद फिर किताब आएगी। और हम कलम और किताब से ही हर दौर के जालिम की, तानाशाह की और तलवार के मुकाबले में खड़े रहेंगे और हम चाहेंगे कि कलम और किताब जिंदा रहे।